हेलो फ्रेंड, नैतिक आइस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। विगत कई दिनों से हम लोग पश्चिमी राजनीतिक विचारकों को पढ़ रहे हैं, जिसमें प्लेटो हमने समाप्त कर दिया है और अरस्तु को हम लोग पढ़ रहे थे। अरस्तु की राजनीतिक विचार में हम लोग अरस्तु के परिचय को, अरस्तु की राज्य संबंधी अवधारणा को और अरस्तु की नागरिकता संबंधी अवधारणा के कुछ टॉपिक को हम लोगों पढ़े हैं। आगे जो है इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक बात मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप पूरी तरीके से देखिए, नोट्स बनाइए और जहां तक संभव हो सके अपने दोस्तों और सगे संबंधियों में हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब करवाइए। आपके सब्सक्राइब करने से हमारे चैनल का विस्तार होगा और इसका लाभ जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिलेगा। ठीक है, अब हम लोग अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। कल हम लोगों ने जो है अरस्तु के नागरिकता संबंधी अवधारणा में पढ़े थे और इसमें ये पढ़े थे कि अरस्तु किनको नागरिक नहीं मानता है। ठीक है, किनको नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए, इसकी हम लोग चर्चा किए थे। आज हम लोग को ये चर्चा करना है कि अरस्तु के अनुसार नागरिक कौन है। ठीक है, अरस्तु के अनुसार नागरिक कौन है। अरस्तु के अनुसार नागरिक कौन है। नागरिक कौन है। अरस्तु ने नागरिकता के संदर्भ में बहुत ही विशेष बातें बताया कि नागरिक शासक भी है और शासित भी है। ठीक है, वही व्यक्ति जो शासन का कार्य करता है और जो शासित होने का कार्य करता है वही व्यक्ति नागरिक हो सकता है। कैसे कि जो व्यक्ति शासन के कार्यों में भागीदार हो तथा न्याय के कार्यों में भी सक्रिय रूप से भूमिका अदा कर रहा हो। न्याय के कार्यों में सक्रिय रूप से भागीदार बन रहा है। सक्रिय रूप से भागीदार हो। ठीक है, वह व्यक्ति नागरिक होने का अधिकारी है जो शासन के कार्यों में और न्याय के कार्यों में भागीदार हो। दो महत्वपूर्ण कार्य है। कोई भी व्यक्ति नागरिक तभी बन सकता है जो विधि के निर्माण में या शासन के कार्य में या न्याय के कार्य में क्या हो, वो भागीदार बन रहा हो, तो उसी व्यक्ति को अरस्तु नागरिक मानता है। अरस्तु की नागरिकता संबंधी इस अवधारणा में कोई नवीनता नहीं था। अरस्तु कोई नई बातें नहीं कह रहा था, वह उसी बातों को मॉडिफाइड किया जो एथेंस में प्रचलन में था। ठीक है, तो थोड़ा एथेंस में देखा जाए कौन सी बातें प्रचलन में थी जो नागरिक लोग करते थे, उसको जो है मॉडिफाई करके अरस्तु ने नागरिकता संबंधी अपनी अवधारणा दिया। तो इसको हम लोग देखते हैं। जो एथेंस है, एथेंस में दो संस्था थी। एथेंस में दो संस्था थी। एक्लेसिया और हेलेना। एक्लेसिया और हेलेना दो ऐसी संस्था थी जिसमें जो है एक्लेसिया में
शासन संबंधी कार्यों को करने की सभा थी। कार्यों को करने की सभा थी, ठीक है। और जो हेलेना था यह न्यायिक कार्य करने की सभा थी। न्यायिक कार्य करने की सभा थी, ठीक है। ये दो महत्वपूर्ण संस्थाएं थी जहां दो तरह के कार्यों वहां के नागरिकों द्वारा किया जाता था, और इसमें वही लोग भागीदार होते थे जिनकी उम्र जो है 30 वर्ष की थी। 30 वर्ष या इससे 30 वर्ष या इससे ऊपर के किसी भी व्यक्ति को इसमें भागीदार बनने का मौका मिलता था, और इसमें भाग लेने वाले व्यक्ति को ही वह नागरिक माना जाता था। जो 30 वर्ष का व्यक्ति है और वहाँ का नागरिक है वह इन संस्थाओं में भाग लेता था। तो इन संस्थाओं में भाग लेने जो नागरिक था वही इन संस्थाओं में भाग लेता था। तो इसी को इसने मॉडिफाई करके क्या कहा कि वह व्यक्ति एथेंस का नागरिक होगा जो न्यायिक कार्य और विधि कार्य या शासन संबंधी कार्यों को क्या कर रहा होगा, कंप्लीट कर रहा होगा, उसमें भागीदारी निभा रहा होगा या अपनी भूमिका को सक्रिय रूप से अदा कर रहा होगा। वही व्यक्ति क्या होगा, नागरिक होगा। चूंकि अरस्तु का जो नागरिक है वह न केवल शासित है बल्कि वह शासक भी है। तो अरस्तु ने कहा कि जो शासन का कार्य है ये कठिन कार्य है, सरल कार्य नहीं है, और इस कठिन कार्य को करने के लिए काफ़ी बुद्धि की जरूरत होती है। और बुद्धि की प्रयोग करने के लिए उसने एक शब्द का इस्तेमाल किया कि अवकाश की आवश्यकता होती है। उस अवकाश को समझ लिया जाए। शासन का कार्य करने के लिए, शासन के कार्य को 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 करने के लिए अवकाश की जरूरत है। अवकाश की जरूरत है। यहां अवकाश का जो मतलब है छुट्टी से नहीं है। अवकाश का मतलब छुट्टी नहीं है, ठीक है, ये नहीं है। अवकाश का मतलब छुट्टी नहीं है। तो अवकाश का मतलब क्या है? उसने कहा कि जीविकोपार्जन का कार्य जो करते हैं या रोज दैनिक जीवन के कार्यों को करने के लिए जिन चीज़ों की जरूरत पड़ती है वह कार्य किसी दूसरे व्यक्ति के माध्यम से कराया जाए। जैसे खाना बनाना, कपड़े धुलना, कपड़े प्रेस करना, ठीक है, खाना के लिए सारे सामग्री का व्यवस्था करना, घर में तमाम तरह के घरेलू कार्यों को करना, ये सारे कार्य जो है से व्यक्ति को वंचित रखा जाए, वह अवकाश की श्रेणी में आएगा। चूंकि ये आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि अवकाश एथेंस के नागरिकों को प्राप्त था, शासकों को प्राप्त था, केवल शासकों को प्राप्त था, नागरिक और शासक दोनों को प्राप्त था। तो आपको ये बताना पड़ेगा कि जो अवकाश है शासन कार्यों को करने के लिए अवकाश की जो जरूरत है ये शासक और नागरिक दोनों को प्राप्त है। क्योंकि जो नागरिक है वही शासन का कार्य करता है और वही व्यक्ति क्या हो, शासित भी होता है, तो दोनों है नागरिक। इसलिए नागरिक को भी अवकाश की जरूरत पड़ती है और शासक को भी अवकाश की जरूरत पड़ती है। तो हमको इस बात को ध्यान में देना पड़ेगा कि अवकाश किसके लिए जरूरी है, तो शासन के लिए जरूरी है, शासन के लिए जरूरी है। और शासन कौन करता है, तो नागरिक ही करता है, नागरिक के अलावा शासन नहीं करता। अब इसने ये बताने का प्रयास ये किया है कि अवकाश का कार्य करता कौन है। जो लोग अवकाश का कार्य करेंगे वो शासन को कार्य करने में क्या होंगे, सक्षम नहीं होंगे। तो सक्षम नहीं होंगे इसका मतलब वो भी क्या होंगे, एथेंस के नागरिक नहीं माने जाएंगे। अभी किनको नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए उसको तो हम लोग पहले चर्चा किए। जन्म से, निवास से और कानूनी अधिकार प्राप्त करने से किसी भी व्यक्ति को एथेंस की नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए।
अब हमको ये जानना है कि किनको नागरिक मिलना चाहिए, जो शासन के कार्य को कर रहे हैं, जो न्याय के कार्य कर रहे हैं, जिनको अवकाश मिला हुआ है। अब हमको ये चर्चा करना है, अवकाश तो नागरिकों को मिला हुआ है, लेकिन अवकाश का कार्य कौन करता है? जो दैनिक जीवन में जो मूलभूत जरूरतों को पूरा करने वाले जो चीजें होती हैं, उनको कौन करता है? तो जो लोग अवकाश के कार्य को करेंगे वह निश्चित तौर से वो एथेंस के नागरिक नहीं माने जाएंगे। ठीक है, अब उसको हम लोग देखते हैं कौन करते हैं। तो सबसे पहले जो धन का अर्जन, मतलब जो लोग, जैसे कहा स्त्री, बच्चे, वृद्ध और अप्राकृतिक तरीके से धन अर्जन करने वाला व्यक्ति, धन अर्जन करने वाला व्यक्ति को कहा जाता है सूदखोर। ठीक है, ये नहीं होंगे। और विदेशी, ठीक है, विदेशी, सूदखोर, स्त्री, बच्चे, वृद्ध और दास, ये लोग ऐसे हैं जो किसी भी नागरिकों को अवकाश प्राप्त करने के लिए जो चाहिए वो यही लोग हैं। स्त्री हैं, बच्चे हैं, वृद्ध और दास। ये लोग क्या करते हैं? अपने स्वामी को या अपने शासक को अवकाश देते हैं, जिसके कारण वो अपनी बुद्धि और शासन संबंधी कठिन कार्यों को करने में सक्षम होते हैं। तो ये भी प्रश्न पूछता है कि किन व्यक्तियों को नागरिकता नहीं मिली? स्त्री को मिला है कि नहीं मिला है? बच्चे को मिला है कि नहीं? वृद्ध को मिला है कि नहीं? दास को मिला है कि नहीं? सूदखोर आते हैं कि नहीं उसमें? विदेशी लोग आते हैं कि नहीं? विदेशी को तो लगा लेंगे कि चलिए विदेशी है तो नागरिक नहीं हो सकते हैं। तो ये सब चीजें थी जिसको नागरिकता संबंधी अवधारणा को स्पष्ट करते समय 3 बातों को उसने ध्यान दिया। पहला वह किन आधारों पर नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए, किनको नागरिक होना चाहिए और कौन नागरिक नहीं है। ठीक है, इन 3 बातों को ध्यान में रखने के बाद उसकी नागरिकता संबंधी अवधारणा जो है समाप्त होती है। इन संपूर्ण नागरिकता संबंधी अवधारणाओं को समझने के बाद हम लोग निष्कर्ष रूप में ये निकालते हैं कि जो अरस्तु है, अरस्तु की नागरिकता संबंधी अवधारणा बहुत संकुचित है, बहुत सीमित है। अर्थात यह कि अरस्तु भी प्लेटो के समान ही एक सीमित जनसंख्या वाले राज्य की क्या करता है? कल्पना करता है। वह सीमित जनसंख्या ही गुणवत्तापूर्ण होगी और राज्य की विकास को बढ़ाने वाली होगी। ऐसी जनसंख्या जो राज्य पर निर्भर न हो बल्कि राज्य की विकास को तेजी पहुंचाने वाली हो, उसी नागरिकता को क्या करता है? ये समर्थन करता है। और अरस्तु की इस नागरिकता संबंधी अवधारणा का आज के डेट में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा जो है आलोचनाएं भी होती है, क्योंकि इसके नागरिकता संबंधी अवधारणा में सबसे पहली आलोचना तो स्त्रियों को नागरिकता से वंचित करना। यदि स्त्री नागरिकता से वंचित हो जाएगी तो फिर स्त्रियों की संपूर्ण विकास कैसे होगा? ये है। चलिए ठीक है, बच्चों को नहीं दिया जा सकता, वृद्ध को क्यों नहीं दिया जा सकता? वृद्ध जो जीवन जीने का बहुत सारे अनुभव प्राप्त किया होता है और इसी अनुभव के आधार पे वह सक्रिय नागरिक के रूप में भूमिका भी अदा कर सकता है, गुणों को और कमियों को पहचानता भी है। लेकिन वृद्ध को क्या करता है? वृद्ध को नागरिकता में शामिल नहीं करता है। दास एक ऐसी व्यवस्था है जो यूनान में प्रचलन में था। दास को भी वह बिल्कुल जानवरों जैसी स्थिति में समझता है, उनमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं समझता है और उनको नागरिकता से भी वंचित कर देता है। ये सारी चीज़ें हैं जो, और सूदखोर जो अप्राकृतिक तरीके से और प्राकृतिक तरीके से धन कमाने वाले व्यक्ति को कैसे में बांटा जा सकता है? कैसे पहचान किया जा सकता है कि कोई व्यक्ति प्राकृतिक तरीके से धन अपनाया है, कोई अप्राकृतिक तरीके से
धन को अर्जित किया है। इस तरीके के परिमापन को मापने में और जानने में काफ़ी कठिनाइयाँ हैं और निष्कर्ष रूप में ये भी हो सकता है कि हम इसकी पहचान नहीं कर पाए। ठीक है, इस तरीके से नागरिकता संबंधी अवधारणा बहुत ही प्लेटो को एक ही दृष्टि से अच्छा है कि वो सीमित जनसंख्या की बात करता है, और दूसरी सबसे बड़ी इसकी कमी क्या है कि इसकी जनसंख्या में बहुत सारे लोगों को छोड़ दिया गया। ठीक है, अब इसकी नागरिकता संबंधी अवधारणा के बाद हम लोग जो इसकी दूसरी जो महत्वपूर्ण विचारधारा है, अवधारणा है, उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। वह है न्याय संबंधी अवधारणा। अरस्तु की न्याय संबंधी अवधारणा, अरस्तु की न्याय संबंधी अवधारणा, न्याय संबंधी अवधारणा, हम लोगों ने ये चर्चा भी किया था कि प्लेटो की किसी भी अवधारणाओं को स्टार्ट करने से पहले हम लोग इसकी चर्चा ये करेंगे कि प्लेटो ने अपनी इस अवधारणा का प्रयोग अपनी पुस्तक की अपनी महत्वपूर्ण राजनीतिक जो पुस्तक है पॉलिटिक्स में किस भाग में किया है। पॉलिटिक्स के कुल कितने भाग हैं? तो पॉलिटिक्स के कुल 8 भाग हैं। इस 8 भागों में नागरिकता की चर्चा उसने भाग तृतीय में किया है, और ठीक इसी प्रकार जो इसकी न्याय संबंधी अवधारणा है यह भी जो है पॉलिटिक्स के तीसरे भाग में ही चर्चा किया गया। पॉलिटिक्स के तीसरे भाग में, पॉलिटिक्स के तीसरे भाग में जो है अरस्तु ने न्याय संबंधी अवधारणाओं को क्या किया है, बताया। देखिए, एथेंस की जो न्याय प्रणाली है, एथेंस की जो न्याय व्यवस्था है वह पूरी तरीके से नैतिकता पे आधारित है, और अरस्तु ने भी अपने न्याय की अवधारणा को देते समय इस परंपरा का निर्वहन किया। इस परंपरा को निर्वहन करने के बाद भी उसने आधुनिक जो न्याय प्रणाली है उसको भी इसने अपने न्याय प्रणाली की अवधारणा में समाहित किया। ठीक है, तो प्लेटो ने अपने न्याय संबंधी अवधारणा को 2 भागों में बांट कर दिखाया, और इन दोनों भागों को हमको लोगों को एक एक करके देखना है। प्लेटो ने न्याय की अवधारणा को 2 भागों में बांटा। प्लेटो ने न्याय की अवधारणा को 2 भागों में बांटा। पहला पूर्ण न्याय और दूसरा है विशेष न्याय। पूर्ण न्याय और विशेष न्याय। न्याय के संदर्भ में प्लेटो का क्या मानना है कि न्याय क्या है? न्याय सद्गुणों का समूह है। न्याय सद्गुणों का समूह है। न्याय क्या है? सद्गुणों का समूह है। जब न्याय की अवधारणा सद्गुण के रूप में अरस्तु करता है तो कहीं ना कहीं यह विचारधारा नैतिकता से जुड़ी हुई है। नैतिकता में ही सद्गुण, अवगुण, अच्छाई, बुराई की चर्चा होती है। और प्लेटो ने भी कहा सद्गुण को ही ज्ञान माना। उसके गुरु सुकरात भी सद्गुण को ही ज्ञान का आधार माना, और इसने न्याय को क्या बताया? सद्गुणों को समूह को ही न्याय बताया। अर्थात अरस्तु भी न्याय की अवधारणा में जो यूनानी प्रथा थी, परंपरा थी कि न्याय का आधार नैतिकता है, उसका अनुसरण अरस्तु ने भी किया है। यदि यह प्रश्न बनता है कि अरस्तु की न्याय संबंधी अवधारणा नैतिकता पर आधारित है, नैतिकता पर आधारित नहीं है, दोनों है या कोई नहीं है, तो हमको बताना पड़ेगा कि अरस्तु की जो न्याय की अवधारणा है वास्तव में नैतिकता पर आधारित है। क्यों? क्योंकि उसने बताया कि न्याय क्या है? सद्गुणों का समूह है। जब बात हम सद्गुण का करते हैं तो निश्चित तौर से जो सद्गुण है यह नैतिकता से ही संबंधित है। नैतिकता से ही संबंधित है। ठीक है, अब यह बात न्याय सद्गुण का समूह है तो स्टेटमेंट के रूप में कह दिया, और जब न्याय की अवधारणा को विस्तार से देता है तो न्याय की 2 अवधारणा की बात करता है। पूर्ण न्याय की बात करता है और विशेष न्याय की बात करता है। जब वह पूर्ण न्याय की बात करता है यही वह नैतिक न्याय की अवधारणा को स्पष्ट करता है।
हमने ये बताया भी कि अरस्तु अपने न्याय की अवधारणा में यूनान की जो प्रथा थी कि न्याय नैतिकता से ही संबंधित है, इसका तो अनुसरण करता ही नहीं करता है। दूसरी बात क्या करता है कि आधुनिक जो न्याय प्रणाली है, जो न्याय देने का काम सरकार करती है, राज्य करती है, न्यायपालिका नामक संस्था बनाती है, फौजदारी मुकदमे चलते हैं, दीवानी मुकदमे चलते हैं, ये सारी चीज़ें जो है इसकी चर्चा वह क्या करता है, इसी विशेष न्याय में करता है। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके देखेंगे। पहले पूर्ण न्याय को देखा जाए, फिर विशेष न्याय को देखा जाए। पूर्ण न्याय की अवधारणा को समझने से पहले यह बात समझ लिया जाए कि पूर्ण न्याय की जो अपेक्षा है वह व्यक्ति से ही संबंधित है। पूर्ण न्याय राज्य नहीं देगा, राज्य के माध्यम से व्यक्ति को नहीं मिलेगा, बल्कि जो पूर्ण न्याय है यह व्यक्ति की नैतिक और चरित्र के माध्यम से ही मिलना है। व्यक्ति जब नैतिक गुणों का अनुसरण करेगा और उसका चरित्र उसी के अनुरूप होगा तो पूर्ण न्याय की अवधारणा होगी। पूर्ण न्याय का मतलब है व्यक्ति के आचरण से संबंधित है। यह व्यक्ति के आचरण से संबंधित है। प्रश्न आपसे ऐसे पूछेगा कि पूर्ण न्याय का, अरस्तु के पूर्ण न्याय का संबंध राज्य से है, न्यायपालिका से है, नैतिकता से है, तो किससे है? तो नैतिकता से तो है ही है, व्यक्ति की आचरण से है, या मुख्य रूप से व्यक्ति से ही है। पूर्ण न्याय की अपेक्षा मनुष्य के व्यक्तिगत आचरण से की जाती है, उसके चरित्र से किया जाता है, उसकी नैतिक गुणों से की जाती है। तो पूर्ण न्याय की कल्पना किसी संस्थाओं से नहीं की जा सकती है, किसी राज्य के द्वारा नहीं की जा सकती है, बल्कि कहाँ की जाती है? व्यक्ति की नैतिक गुणों से, व्यक्ति के चरित्र से और व्यक्ति के आचरण से। ठीक है, इन सब चीज़ों को से ही पूर्ण न्याय की कल्पना करते हैं। कहने का मतलब यह है, यदि व्यक्ति राज्य द्वारा निर्मित कानूनों का पालन सही तरीके से करता है तो पूर्ण न्याय का पालन भी करता है। पूर्ण न्याय की अपेक्षा हमको व्यक्ति से करना है, व्यक्ति के आचरण से करना है, व्यक्ति के नैतिक गुणों से करना है, न कि पूर्ण न्याय की आशा हमको राज्य से करना है। ठीक है, तो पूर्ण राज्य की कल्पना को समझने के लिए हमको क्या समझना पड़ेगा? यह व्यक्ति से संबंधित है, और विशेष न्याय का संबंध व्यक्ति से नहीं, किससे संबंधित है? यह राज्य से संबंधित है। तो पूर्ण न्याय की अवधारणा को स्पष्ट करने के बाद अब हम लोग आते हैं यहाँ विशेष न्याय। विशेष न्याय क्या है? तो विशेष न्याय की चर्चा करते समय इसने विशेष न्याय की चर्चा में दो प्रकार की न्याय की बात किया। विशेष न्याय में कितने प्रकार के न्याय हैं? दो। वितरणात्मक न्याय और सुधारात्मक न्याय। विशेष न्याय में अरस्तु दो प्रकार के न्यायों की चर्चा करता है। पहला वितरणात्मक न्याय और दूसरा जो है सुधारात्मक न्याय। सवाल ये उठता है, चूंकि विशेष न्याय किससे संबंधित है? राज्य से ही संबंधित है। जो भी हम लोग इन न्याय की चर्चा करेंगे उसमें राज्य इन्वॉल्व होगा, राज्य उसमें शामिल होगा। राज्य से ही हम इस प्रकार के न्याय की आशा करते हैं, व्यक्ति से इस प्रकार की न्याय की आशा हम लोग नहीं करते। इसलिए विशेष न्याय का संबंध हमेशा जो है राज्य से ही है। पूर्ण न्याय का संबंध किससे है? व्यक्ति से। वहाँ हम व्यक्ति से आशा रखते हैं कि व्यक्ति क्या करे? नैतिक आचरण का प्रयोग करे, अपने चरित्र का प्रदर्शन करे, अपने आचरण को शुद्ध से बताए, नियम कानूनों के अनुसार आचरण का वह क्या करे? प्रयोग करे। तो जो भी आशा अपेक्षा रखेंगे पूर्ण न्याय में व्यक्ति से रखेंगे। अब विशेष न्याय की अपेक्षा हमेशा हम किससे रखेंगे? राज्य से रखेंगे। अब राज्य से अपेक्षा रखने वाले जो न्याय है विशेष न्याय, इसमें वितरणात्मक न्याय का क्या मतलब है?
वितरणात्मक मतलब वितरण करना। तो क्या वितरण करना है? राज्य के पास जो संसाधन है वह है भौतिक संसाधन, संपत्ति है और राजनीतिक पद है। ठीक है, संपत्ति और राजनीतिक पद, ये दो चीजें जो है राज्य के पास होता है। तो ये अपेक्षा रखा गया है कि न्याय तभी स्थापित हो सकता है जब राज्य अपनी संपत्ति और राजनीतिक पदों का वितरण नागरिकों में समान रूप से करे। सभी को एक ही राजनीतिक पद भी नहीं दिया सकता है, सभी को संपत्ति भी नहीं दिया सकता है। तो क्या दिया जा सकता है? व्यक्ति की जैसी हैसियत होती है ठीक उसी तरीके से संपत्ति और राजनीतिक पदों का वितरण राज्य के द्वारा किया जाएगा। इसको कहा जाता है अनुपातिक न्याय। अनुपातिक न्याय, अनुपातिक न्याय का मतलब होता है जो व्यक्ति जिस लायक है उसी लायक राजनीतिक पदों और संपत्ति का वितरण करना, यही क्या है? अनुपातिक न्याय है, यही वितरणात्मक न्याय है। अरस्तु ने इस बात को बताने से पहले यह भी बताया कि जिस राज्य में वितरणात्मक न्याय नहीं होगी उसमें विषमताएं पैदा होंगी, और यह विषमताएं किसको जन्म देंगी? हमेशा क्रांति को जन्म देंगी, हमेशा क्रांति को जन्म देंगी। आगे हम लोग जो है अरस्तु के क्रांति संबंधी सिद्धांतों को भी पढ़ना है, लेकिन यहाँ हम लोग वितरणात्मक न्याय से संबंधित क्रांति की अवधारणा भी है। जब राज्य के सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, संपत्ति व्यक्तियों में उनकी हैसियत और उनकी योग्यता के अनुरूप नहीं वितरण किया जाएगा तो विषमताएं पैदा होंगी, और विषमताएं हमेशा क्रांति को जन्म देंगी, और क्रांति से राजनीतिक अस्थिरता पैदा होगा। राज्य का विकास रुक जाएगा, राज्य का विकास अवरोध हो जाएगा। ये तमाम तरह की बुराइयां जो है वितरणात्मक न्याय को सही तरीके से नहीं करने के बाद परिणाम के रूप में हमें जो है प्राप्त होगा। तो वितरणात्मक न्याय के लिए आवश्यक है, वितरणात्मक न्याय के लिए सबसे पहले आवश्यक है कि क्या करना है? जो राजनीतिक संपत्तियां हैं, राजनीतिक पद हैं, प्रतिष्ठा है, सम्मान है, उसको व्यक्ति में अनुपात की दृष्टि से क्या करना है? वितरण करना है। ठीक है, तो ये वितरणात्मक न्याय हो गया। वितरणात्मक न्याय के बाद चूंकि इसमें क्या करना, राज्य जो है व्यक्ति को देगा, अर्थात व्यक्ति को जो मूल अधिकार मिले हुए हैं उस मूल अधिकारों को या उनके लिए, उनके विकास के लिए जो भी राज्य की चीजें हैं वह सब राज्य क्या करेगा? न्यायोचित पूर्ण से वितरण करेगा, उनको प्रदान करेगा, तब वह न्याय होगा। और नहीं करेगा तो फिर विषमताएं उत्पन्न होंगी, तो तमाम तरह की दिक्कतें भी राज्य में क्या होंगी? उत्पन्न हो जाएंगी। वितरणात्मक न्याय के बाद जो दूसरा न्याय है वह है सुधारात्मक न्याय। यहां राज्य व्यक्ति को देगा, यहां राज्य व्यक्ति को नहीं देगा। यहां राज्य क्या करेगा? एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ जो व्यवहार करता है उस व्यवहार के परिणाम स्वरूप जो भी बुराइयां उत्पन्न होती हैं, जो भी कठिनाइयां और समस्याएं उत्पन्न होती है, उनको दूर करने के लिए राज्य क्या करेगा? प्रयास करेगा। ठीक है, उसको सुधारात्मक न्याय कहा जाता है। जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ कोई व्यवहार करता है, उस व्यवहार को करने के दौरान जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जो कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं, उन कठिनाइयों और समस्याओं को दूर करने का जब कार्य राज्य करता है तो उसे कहा जाता है सुधारात्मक न्याय। इसको एक उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी घर से चोरी करता है, कुछ हानि पहुंचाता है, तो उस हानि को जो पहुंचाता है तो क्षतिपूर्ति के रूप में राज्य क्या करेगा? उसका भरपाया कराएगा दूसरे व्यक्ति से। जो व्यक्ति जितनी क्षति किसी व्यक्ति को पहुंचाया है उसकी भरपाया उसी व्यक्ति से क्या कराएगा? राज्य के द्वारा कराया जाएगा। यदि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को की संपत्ति चोरी करता है तो उस संपत्ति को क्या करेगा? राज्य उस व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति को दिलाएगा। यही जो है सुधारात्मक न्याय की श्रेणी में आता है, अर्थात व्यक्ति द्वारा व्यक्ति के व्यवहार को, व्यक्ति द्वारा
व्यक्ति के साथ व्यवहार को, व्यक्ति द्वारा व्यक्ति के साथ व्यवहार को, व्यक्ति द्वारा व्यक्ति के साथ व्यवहार को जो प्रस्तुत करेंगे, उसमें उत्पन्न वाली जो कमियां हैं, जो समस्या है, उसको दूर करने का कार्य जो क्या करेगा, राज्य करेगा। तब वह किस में आएगा, सुधारात्मक न्याय में आएगा। वितरणात्मक राज्य में राज्य और व्यक्ति के बीच व्यवहार है, राज्य और व्यक्ति के बीच व्यवहार है। अर्थात जब व्यक्ति राज्य द्वारा प्रदान किए गए सम्मान, प्रतिष्ठा, संपत्ति और पद को प्राप्त करता है, वहां राज्य क्या करेगा, राज्य सही तरीके से उनको प्रदान करेगा। तो इसमें जो है वितरणात्मक राज्य में राज्य और व्यक्ति के बीच संबंधों की बात की गई है, और सुधारात्मक जो न्याय है, जो सुधारात्मक न्याय, इसमें व्यक्ति द्वारा व्यक्ति के बीच या किए गए संबंधों की बात की गई है। इसके द्वारा अरस्तु अपने न्याय की अवधारणा को क्या करता है, प्रस्तुत करता है। अरस्तु की न्याय की इस अवधारणा को प्लेटो की न्याय की अवधारणा के साथ थोड़ी सी हम लोग तुलना भी कर सकते हैं। प्लेटो की न्याय की अवधारणा जब हम लोग पढ़े थे तो उसमें यह कहा गया था कि व्यक्ति को उनके गुणों के अनुसार जो कर्तव्य निर्धारित हैं, उस कर्तव्यों को करता है तो क्या होता है, वह न्याय का कार्य कर रहा है। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ व्यक्ति में जो नैतिक गुण है, ठीक है, जो आचरण है, उसी आचरण के अनुसार कार्य करता है, या राज्य के द्वारा जो पद है उसको प्राप्त करता है, या एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ जो सद्गुण का व्यवहार करता है उसके अनुसार कार्य करता है, तो क्या है, न्याय है। प्लेटो की न्याय की अवधारणा और अरस्तु की न्याय की अवधारणा में थोड़ा सा अंतर। प्लेटो केवल व्यक्ति के कर्तव्यों तक सीमित रखता है, और अरस्तु व्यक्ति के बीच, व्यक्ति और राज्य के मध्य, और स्वतः केवल व्यक्ति के मध्य, इन तमाम तरह की जो अवधारणा है, यह अरस्तु की न्याय के संदर्भ में। तो अरस्तु की जो न्याय की अवधारणा है प्लेटो की न्याय की अवधारणा से थोड़ा सा व्यापक है। जहाँ प्लेटो की न्याय की अवधारणा व्यक्ति के विशिष्ट गुणों के अनुसार कार्यों करने तक सीमित है, वहीं जो अरस्तु की न्याय की अवधारणा है वह व्यक्ति के अंदर, व्यक्ति के स्वतः के कार्यों के साथ साथ राज्य द्वारा और राज्य और व्यक्ति के बीच संबंध, फिर व्यक्ति और व्यक्ति के बीच संबंध, इन तीन गुणों के आधार पर न्याय की बृहद और बड़ा व्याख्या करने का प्रयास किया है। इस तरीके से हम लोग अरस्तु की न्याय और नागरिकता संबंधी अवधारणाओं को हम लोगों ने देखा। अब जो अगला हम लोगों का टॉपिक होगा वह होगा अरस्तु की दास्ता संबंधी अवधारणा, जिसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे। ठीक है, अभी हम लोगों ने जो अरस्तु की नागरिकता और न्याय संबंधी अवधारणा को देखा, इस अवधारणा को आपसे एक बार पुनः फिर से हम निवेदन करेंगे कि आप इसकी नोट्स जरूर बनाइएगा, और नोट्स बनाएंगे तभी आपको क्या होगा, क्लियर होगा। और फिर बाद में क्या है कि हम अरस्तु, प्लेटो और अरस्तु जब समाप्त हो जाएगा तो हम क्वेश्चनों की संख्या जो है देंगे। जो लेक्चर में यदि कुछ टॉपिक छूटा होगा वह प्रश्नों में मिलेंगे, और प्रश्नों को सॉल्व करते समय छूटे हुए कॉन्सेप्ट भी आपको उसमें मिल जाएंगे। जब तक हम प्रश्नों का ऑब्जेक्टिव टाइप में अध्ययन नहीं करेंगे, उसको कंप्लीट नहीं करेंगे, तब तक हमको जो है जितने भी अरस्तु और प्लेटो के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, कि सारा का सारा जो पढ़ा क्या हुआ, समाप्त हो जाएगा, हमको अच्छे तरीके से तैयार नहीं हो पाएगी। अच्छे तरीके से तैयार करने के एक सबसे सरल तरीका यह है कि ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों के माध्यम से इन सारे लेक्चर को क्या किया जाए, पकड़ने की कोशिश किया जाए। जब प्रश्न बनेंगे इसी पे बहुत सारे प्रश्न बनेंगे, सुधारात्मक न्याय के संदर्भ में बनेंगे, वितरणात्मक न्याय के संदर्भ में बनेंगे, विशेष न्याय के संदर्भ में बनेंगे, पूर्ण न्याय के संदर्भ में बनेंगे। अब आपको पहचानना है कि किस बात को कहाँ किस तरीके से अरस्तु ने कहा, ये कई सारे प्रश्न में बनेंगे। ठीक है, इन सब बातों के बाद हम अपनी बातों को विराम देना चाहते हैं, और फिर अगले वीडियो में हम लोग अरस्तु के नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद।